तो हम लोग ट्राई हाइलाइट जो होता है नाइट्रोजन फैमिली का, जनरली वो कोवैलेंट नेचर का होता है एक्सेप्ट BiF3, है ना। क्योंकि BiF3 जो होता है, BiF3 की बात करें तो Bi और F ये मेटेलिक हो जाता है, ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए BiF3 जो होता है वो ऑब्जर्व किया गया है कि आयनिक इन नेचर्स होता है। उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है वो पेंटा हाइलाइट नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसीलिए उसकी 5 कोवैलेंसी नहीं हो सकती। लेकिन नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन के साथ। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आप बार बार पी ब्लॉक को रिवीजन कीजिए, 8 से 10 बार अपने एग्जाम तक पढ़िए, नीट या जेईई मेन के एग्जाम के पहले। डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में एनसीईआरटी से आते हैं, आप कीजिएगा तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अभी जो बात बताई कि उसी का ये है कि नाइट्रोजन जो होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन पेंटा हाइलाइड नहीं बनाता। तो रीजन यही है कि पेंटा हाइलाइड नहीं बनाता नाइट्रोजन, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो उसका एक्साइटेड स्टेट में 5 कोवैलेंसी पॉसिबल नहीं हो पाता, जबकि वो ऑक्सीजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। आगे हम बात करें कि रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स। अब नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्राइड बनाता है N3-, है ना। और फास्फोरस जो होता है वो फॉस्फाइड बनाता है P3-। आर्सेनिक भी उसी तरीके से, आर्सेनिक भी आर्सेनाइड बनाता है AS3-। और हम लोग क्लासरूम में ये देख चुके हैं कि जो N3- हो या तो P3- हो या तो AS3- हो, ये सब को अगर वाटर से रिएक्शंस कराया जाता है तो वाटर से क्या खींच लेते हैं, H+ खींच लेते हैं। मतलब कि इनसे अगर हम लोग इसमें बात करें कि अगर H2O से रिएक्शन करेगा तो ये दरअसल किस फॉर्म में है, ये है Ca2+ और N3- के फॉर्म में, कैल्शियम नाइट्राइड। तो N3- जो होगा वाटर से रिएक्शंस करके, मतलब वाटर से क्या खींचेगा, H+, क्योंकि हाईली बेसिक हो जाता है, तो ये बना लेगा NH3 और प्लस CaOH का होल 2, है ना। उसी तरीके से ये क्या बना लेगा भाई वाटर से रिएक्शंस करने के बाद, तो ये जो है कैल्शियम फॉस्फाइड जो है वाटर से रिएक्शन करने के बाद बना देगा CaOH का होल 2, और फॉस्फाइड का क्या काम होगा P3- का भाई H+ वाटर से खींच लेना, तो ये बना लेगा फॉस्फीन। तो इस तरह से रिएक्शंस होते हैं। मतलब कि जो नाइट्रोजन फैमिली के कम एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। किसके साथ, तो मेटल के साथ, है ना। जैसे अब नाइट्रोजन नाइट्राइड के फॉर्म में होता है, फास्फोरस फॉस्फाइड के फॉर्म में होता है, आर्सेनिक आर्सेनाइड के फॉर्म में होता है, एंटीमनी एंटीमोनाइड के फॉर्म में होता है Sb3- जिंक के साथ। तो ये सारा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है विथ मेटल्स, ये बात ध्यान रखिएगा। और वाटर को इन सारे से ट्रीटमेंट कराने पर जनरली अगर नाइट्राइड है तो NH3 लिबरेट होगा, फॉस्फाइड है तो आपका PH3 लिबरेट होगा, आर्सेनाइड है तो ASH3 लिबरेट होगा। क्योंकि ये सारा जो है, चाहे तो नाइट्राइड हो, फॉस्फाइड हो या आर्सेनाइड हो, वाटर से H+ खींचेगा और फिर एक हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाएगा जो भी मेटल हो उसके साथ। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अगर बार बार आप रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होंगे पी ब्लॉक्स में। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर। अब आते हैं कि अब नाइट्रोजन फैमिली के इंपॉर्टेंट कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। तो ऐसा नहीं है, होगा तो लाखों कंपाउंड, लेकिन हमें अपने सिलेबस के दायरे में रहना है, और सिलेबस को बेस्ट डिस्क्राइब एनसीईआरटी करता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, जितना बार आप पढ़ सको, और उसके एक एक रिएक्शंस को समझो और उसके बाद उसको याद रखो। डेफिनेटली एग्जाम में आपके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डाई नाइट्रोजन्स की। तो नाइट्रोजन जो होता है N2 के फॉर्म में भी होता है। अब डाई नाइट्रोजन्स है,
N2 के फॉर्म में होता है। तो N2 कहाँ से मिलता है? तो अभी तो सबसे पहले हम तो डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है। तो हम लोग सिंपली एयर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करके निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, एयर को बहुत हाई प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के द्वारा एयर से N2 गैस को निकाला जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में N2 पहले निकलता है और O2 के पहले, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका कम होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। बात ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया कि एयर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम N2 निकाल सकते हैं, लेकिन क्या और भी मेथड हैं बनाने के? तो जी हाँ। अब यहाँ पर अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड से ट्रीट करें किसका सॉल्यूशन विथ सोडियम नाइट्राइट, तो N2 गैस रिलीज होता है। मतलब अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 को ट्रीट करेंगे तो N2 गैस लिबरेट होगा, H2O और NaCl। और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ NO भी होता है और HNO3 भी फॉर्म्ड होता है। अब ये रिएक्शन आपका होता किस तरीके से है, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं होता दरअसल ये है कि NH4 है ना, Cl प्लस NaNO2 रिएक्शन होता है। तो जो पहले बनता है वो बनता है आपका क्या, ये बनता है NH4 और NO2 और NaCl बनता है ना। अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं अमोनियम के साथ। अब NH4 और NO2 को अगर हिट किया जाता है, इसको अगर हम लोग हिट करते हैं तो क्या मिलता है, N2 मिलता है ना, और कुछ मात्रा में NO गैस भी मिलेगा। तो इस तरीके और H2O मिलता है। तो इस तरीके से N2 निकाला जाता है। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट हीटिंग इफेक्ट का डिस्कस कर सकते हैं, करना चाहते हैं। अमोनियम के साथ कौन कौन क्या रहे तो क्या क्या कब निकलता है। तो अगर हम लोग बात करें कि अमोनियम के साथ क्या क्या रहता है तो क्या क्या आपका रिलीज होता है, तो अमोनियम अगर है NH4 प्लस के फॉर्म में और इसके साथ कोई एनायन है ना, अगर इसके साथ कोई एनायन है और ये एनायन अगर इसका हम लोग दो कैटेगरी बांट सकते हैं। एक जो एनायन हो सकता है वो अगर आपका क्या हो, नाइट्रेट हो NO3 माइनस है ना, NO2 माइनस हो है ना, फिर आपका ClO4 माइनस हो, फिर आपका IO3 माइनस हो, फिर आपका क्रोमेट हो, डाइक्रोमेट हो Cr2O7 2 माइनस। तब अगर हिट करते हैं, तब अगर मतलब अमोनियम के साथ ये सब एनायन हो और इसको हिट करेंगे तो हमको N2 मिल सकता है और क्या मिलता है, N2O मिलता है। अगर एनायन के रूप में Cl माइनस हो, आपका Br माइनस हो, I माइनस हो, कार्बोनेट हो CO3 2 माइनस हो, ये आपका बाइकार्बोनेट हो SCO3 माइनस हो, आपका सल्फाइड हो है ना, और सल्फेट भी हो SO4 2 माइनस। जब NH4 एनायन के रूप में ये सब रहे और इसको अगर हम लोग हिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तब हमको अमोनिया गैस मिलता है। क्या मिलता है, अमोनिया गैस NH3। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे कि अमोनियम के साथ, अमोनियम आयन के साथ कोई हाइलाइड हो NH4X हो और इसको हिट करेंगे तो हमको NH3 मिलेगा है ना, और क्या मिलेगा HX। HX मतलब जो भी हाइलाइट होगा उसका एसिड मिलेगा और ये X के रूप में Cl हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें अब उसी तरीके से, जैसे कि अब अमोनियम सल्फेट हो, इसको अगर हिट करेंगे तो क्या निकलेगा भाई। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया का साल्ट का हीटिंग इफेक्ट। तो अमोनियम का साल्ट का हीटिंग इफेक्ट आपको जानना चाहिए। तो अमोनियम सल्फेट को अगर हिट करेंगे तो क्या निकलेगा, NH4 निकलेगा और क्या निकलेगा H2SO4 है ना। तो ये आपका एनायन के रूप में क्या हो, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस,
कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, तो अमोनिया गैस निकलेगा। अगर अगर हम लोग बात करें कि अगर अमोनियम आयन के साथ अमोनियम साल्ट के रूप में अगर NH4NO2 रहे, NH4NO2 रहे, तब क्या निकलेगा? तो इसमें दो नाइट्रोजन है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो इसका कितना है? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको कैसे याद रखना है कि अब N2 निकलेगा कि N2O निकलेगा कि कोई और निकलेगा? तो याद रखने का तरीका कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाले गैस निकलेंगे। तो इस नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इस वाले नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इन दोनों का एवरेज कौन सा गैस होगा भाई? तो N2 होगा, तो इससे N2 लिबरेट होगा और +H2O लिबरेट होगा। अगर यहीं पे अमोनियम के साथ क्या रहे? अमोनियम के साथ आपका नाइट्रेट रहे, NO3, है ना? तो यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये क्या है? +5। तो +5 और -3 का एवरेज क्या होगा? तो +2 होगा। +2 मतलब और दो नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन तो क्या हो जाएगा? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका निकालें तो आ जाएगा +1। तो +1 का कौन सा गैस है भाई? तो N2O है। तो यहाँ पर इसको अगर हिट करेंगे तो हमें निकलेगा N2O, ठीक है, +H2O। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारा आप नोट डाउन बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आपका अमोनियम क्या रहे? Cr2O7 अमोनियम क्रोमेट रहे, तो इसको अगर हम लोग हिट करेंगे तो क्या निकलेगा? अगर अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट करेंगे तो N2 गैस निकलेगा, है ना? और क्या निकलेगा? अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट करेंगे तो N2 गैस निकलेगा और क्या निकलेगा? H2O निकलेगा और क्या निकलेगा? Cr2O3, है ना? ये ग्रीन कलर का सॉलिड होता है Cr2O3। तो ये हीटिंग इफेक्ट हो गया अमोनियम का, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि हम लोग प्रिपरेशंस मेथड डिस्कस कर रहे थे, है ना? तो हम लोग यही डिस्कस कि ये आपका दिया हुआ है, तो इस प्रोसेस को समझिए कि यहाँ पर अमोनियम जो क्लोराइड है उसको सोडियम नाइट्राइट के साथ, है ना, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो पहले वो अमोनियम नाइट्राइट बनाता है और NaCl, और ये अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे, अब भाई यहाँ से या तो N2 निकलेगा या N2O, तो अब इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, है ना? तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये N2 आएगा जो कि 0 है, क्योंकि इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और प्लस इसका आ जाएगा +3, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 0, है ना? तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को याद रखेंगे। तो स्टेप बाइज अगर कॉन्सेप्ट समझ के आप इनऑर्गेनिक को पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने पहले हीटिंग इफेक्ट और आपको डिस्कस किया था, हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस किया था। अभी ये डिस्कस किए भाई कि अब और अमोनियम N2 गैस कैसे बन सकता है भाई? तो और N2 गैस बनने का तरीका क्या है देखिए, है ना? अब अमोनियम साल्ट है ये, है ना? अमोनियम साल्ट है NH4 तो ये अमोनियम के साथ कौन है? डाइक्रोमेट है। अब अमोनियम के साथ डाइक्रोमेट होगा, उसको हिट करेंगे तो क्या निकलेगा? N2, है ना? तो ये 2- होता है, तो इसका क्या होएगा? 2। इस लिस्ट में ये इस तरीके से सुधार लीजिएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर N2 गैस रिलीज होगा। अब हम लोग पहले हीटिंग इफेक्ट क्या एजाइड का भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर BaN3 है ना? देखिएगा कि अगर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करें किसका? सोडियम या बेरियम एजाइड का, है ना? सोडियम और बेरियम एजाइड का, तो वहाँ पर N2 गैस रिलीज होता है। ये सब हम हीटिंग इफेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर अगर सोडियम एजाइड भी हो, इसको भी हीट करेंगे तो क्या निकलेगा? Na और N2 गैस। और ये जो N2 गैस निकलता है वो बहुत प्योर है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो जो गाड़ी में आपका एयर बैग्स होता है, गाड़ी के एयर बैग्स में इसका यूज किया जाता है, ताकि तुरंत विदिन सेकेंड एयर बैग क्या हो जाए? खुल जाए। और N2 गैस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, हमें हार्म नहीं कर सकता, इसीलिए इसका गाड़ी के एयर बैग्स में यूज़ किया जाता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन्स का।
तो अगर हम नाइट्रोजन्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और ये नॉन टॉक्सिक गैस है ना। ये नॉन टॉक्सिक गैस है, ध्यान रखिएगा। इसके जनरली दो आइसोटोप्स होते हैं, 14 और 15, मतलब एटॉमिक मास 14 वाला भी और 15 वाला भी। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है लो होती है वाटर में, है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है। और ये इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए इसे इनर्ट नेचर का कहा जाता है। और रिएक्टिविटी बढ़ता है भाई राइजिंग टेम्परेचर के साथ। तो लो टेम्परेचर पे ये ज़्यादा इनर्ट के जैसा काम करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्ट भी करता है। जैसे अब लिथियम के साथ क्या बनाता है, ये लिथियम नाइट्राइड बनाता है ना। तो हालांकि जो सोडियम हो ये सबसे रिएक्शन नहीं करता, लिथियम से सिर्फ नाइट्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। इस रिएक्शन को हम लोग एस ब्लॉक में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरीके से मैग्नीशियम से रिएक्शन करके क्या बना लेता है भाई, तो मैग्नीशियम से भी रिएक्शन करके N2 जो होता है मैग्नीशियम का नाइट्राइड बना लेता है। और वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एस ब्लॉक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आपका हाइड्रोलाइसिस में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है। और तो N2 गैस का यूज़ किया जाता है, हालांकि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अमोनिया के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया के प्रोडक्शंस के लिए N2 गैस का यूज किया जाता है हाइबर प्रोसेस के द्वारा, तो हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। और O2 मतलब कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं, तो भाई नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, तो 2000 केल्विन टेम्परेचर पे। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO का फॉर्मेशन करता है, NO का फॉर्मेशन करता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होता है और NO का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं कि यूज़ कहाँ है नाइट्रोजन्स का। तो अगर हम यूज़ की बात करें नाइट्रोजन का, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो जैसे कि आपका NH3 के प्रोडक्शंस में, है ना, कैल्शियम साइनामाइड के प्रोडक्शन में, और लिक्विड N2 को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल फूड आइटम्स। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे सीमेंस जो होते हैं या स्पर्म को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि वो बहुत दिन तक सुरक्षित रहे। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल मटेरियल को लिक्विड N2 में रखा जाता है, वो एज ए डीप फ्रीजर काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि क्वेश्चन है आपके सामने कि सोडियम अगर एजाइड है, सोडियम एजाइड क्या होता है भाई, एक NaN3 माइनस होता है, एक नाइट्राइड है, ये एक सिंगल N पे 3 माइनस होता है, और ये एजाइड है N3 पे पावर -1। तो ये सोडियम एजाइड है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो सोडियम मिलता है और N2 गैस नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन के कंपाउंड का, जिसका नाम है अमोनिया। तो अमोनिया कहाँ मिलता है, तो अमोनिया जो होता है एयर में भी बहुत लिटिल अमाउंट में मिलता है और सॉइल में भी मिलता है। सॉइल में कैसे मिलता है भाई, तो जो यूरिया होता है, यूरिया क्या होता है भाई, तो यूरिया CONH2 और NH2 इस तरीके से होता है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, और जिसका फिर से डिकम्पोजिशन होके अमोनिया गैस मिलता है, H2 और CO2 मिलता है। मतलब कि यूरिया का वाटर से रिएक्शन होके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, और इसका डिकम्पोजिशन के बाद हमको अमोनिया गैस CO2 और H2O लिबरेट होता है। अब ये डिकम्पोजिशन किस तरीके से होता है, तो भाई इसका लोन पेयर है और ये यहाँ पर अटैक करेगा, और इस तरीके से आपको मैग्नीशियम ऑर्गेनिक का पता है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, और यूरिया से अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। यूरिया कन्वर्ट होता है वाटर के रिएक्शन करने के बाद अमोनियम कार्बोनेट में, और अमोनियम कार्बोनेट फर्दर
डिकम्पोज होके अमोनिया गैस और H2 और CO2 बनाता है। और साथ में डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम साल्ट ऑन ट्रीटिंग विथ कास्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया का प्रोडक्शन और किस तरीके से किया जाता है? तो अमोनियम साल्ट, ये क्या है? अमोनियम साल्ट है। अब अमोनियम ये क्या है? सल्फेट है, ये अमोनियम क्लोराइड है। इसको जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं तो दरअसल ये कैसा साल्ट है? ये साल्ट जो है वीक बेस है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। ये कैसा साल्ट है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जाहिर सी बात है कि NaOH में एक्वस होगा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़े हैं कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो फर्दर वो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब कुछ इस तरीके से इसको तोड़ के लिखते हैं, थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। NH4+ और ये क्या है? SO4 2- है ना। और NaOH को तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं Na+ और क्या? OH-। अब ये एज ए यहाँ पर क्या करना भाई? ये SO4 2- है ना। अब NH4+ एज ए कैसा यूज करने लगा? एसिड की तरह टूटने के बाद वाटर में। अब ये एसिड की तरह है तो ये क्या करेगा? ये किससे रिएक्शन करेगा? तो ये NH4+ से H+ निकल जाएगा, OH के साथ चला जाएगा भाई, तो ये H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा और ये सोडियम और सल्फेट एक साल्ट बना लेगा, Na2SO4। तो फिर से समझिए कि जैसे अब यहाँ पर अमोनियम सल्फेट है, ये टूटा किस फॉर्म में? NH4+ और SO4 2- में। यहाँ पर एज ए एसिड काम करने लगेगा। OH- यहाँ पर प्रेजेंट है, NaOH से मिला है, और ये जो है यहाँ से H+ निकल के कहाँ चला गया? OH- के साथ, तो H2O बना लिया। और जब ये इससे H+ निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, रिएक्शंस होता है स्मॉल स्केल में। अमोनिया का इस तरीके से प्रोडक्शंस कराया जाता है कि अमोनियम साल्ट को बेस से रिएक्शन कराया जाता है। और अमोनियम साल्ट जो होता है जनरली यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा दोनों साल्ट के बारे में, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड की ओर बढ़ रहे हैं, जो है हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस हमेशा आप फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम में देखे होंगे कि N2 और H2 रिएक्शन करता है तो NH3 बनाता है। और ये कैसा नेचर का होता है? तो ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर कम होता है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, और इस तरीके से हम लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन प्रोसीड कराकर मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, अमोनिया को ऑब्टेन कर सकते हैं। साथ में अगर हम और बात करें ली चैटलर प्रिंसिपल के अनुसार, तो ये जो है हाई प्रेशर पे रिएक्शन फेवर करता है ना। और इसके लिए प्रेशर कितना यूज किया जाता है? तो अबाउट 200 ATM, लगभग 200 ATM, और टेम्परेचर 700 केल्विन रखा जाता है। और इसमें कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है? आयरन ऑक्साइड, और स्मॉल अमाउंट में K2O और Al2O3। और इसमें आयरन एज ए कैटालिस्ट तो यूज होता है, और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज होता है। हम लोग इसको डिस्कस कहाँ कर चुके हैं? सरफेस केमिस्ट्री में भी, कि प्रमोटर क्या होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयरन एज ए कैटालिस्ट यूज हुआ, साथ में स्मॉल अमाउंट में Al2O3 और K2O। अब यहाँ पर अब हम बात करें इस तरीके से प्रोडक्शंस होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर लो टेम्परेचर में फेवर होता है और हाई प्रेशर पे, अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल। अब हम लोग तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम का प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल होता है। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये मदर ऑफ केमिस्ट्री है। मतलब केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन हम लोग इन्हीं सब बेसिस पे करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं अमोनिया के बारे में, इसके शेप के बारे में। तो ये सब का शेप तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ना। मतलब ये नाइट्रोजन दिख रहा होगा, इसके ऊपर लोन पेयर, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से होते हैं। इसका बॉन्ड लेंथ 1.7 पिकोमीटर है,
और बॉन्ड एंगल 107.8 है। और ये कलरलेस होता है और इसमें इस तरीके का स्मेल होता है और इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट 198 और 239 डिग्री के आसपास होता है करीबली। और ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एसोसिएटेड थ्रू एच बॉन्ड लाइक वाटर, मतलब कि अमोनिया जो होता है सॉलिड और लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, मतलब कि अमोनिया का एक मोलिक्यूल्स दूसरे मोलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। इसी कारण से अमोनिया का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाता है। जबकि इसी तरीके का कौन गैस है, PH3, है ना, तो PH3 का उतना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और अमोनिया जो गैस है वो हाईली सॉल्युबल होता है इन वाटर में। क्यों वाटर में ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये वाटर में रिएक्शन करने के बाद OH माइनस रिलीज करता है। हम लोग को पता है कि ये लुईस बेस है ना, ये लुईस बेस होता है। अब ये लुईस बेस है तो इसका जो यहाँ से H प्लस कहाँ जाएगा, NH3 के पास, तो ये एक OH माइनस भी वाटर में जाने के बाद रिलीज करता है। अगर हम लोग और बात करें कि अमोनियम का साल्ट, अमोनियम साल्ट हम लोग जानते हैं कि अब भाई NH3 को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे, है ना, NH3 को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, NH3 को वाटर में डालेंगे तो यही बनेगा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। तो अगर हम लोग इसको ट्रीट एसिड से कराते हैं, है ना, तो एज ए वीक वेट इट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ मेनी मेटल्स फॉर्म दियर साल्ट सॉल्यूशन। तो अब देखो यहाँ पर ZnSO4 है, तो यहाँ पर ZnSO4 को हम ट्रीट किससे कराएं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये एज ए वीक बेस रिएक्शन किया, तो यहाँ पर एज ए वीक बेस रिएक्शंस किया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ZnOH आपका हाइड्रोक्साइड मेटल का बन गया जो PPT के फॉर्म में मिला, और अमोनियम का साल्ट बन गया अमोनियम सल्फेट। तो ध्यान रखिएगा कि अमोनियम साल्ट बनाता है कब, जब हम लोग अमोनिया का हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, तो हम लोग एसिड से कराते हैं। अब एसिड यहाँ किस फॉर्म में है भाई, तो यहाँ एसिड जो होता है मेटल के साल्ट के फॉर्म में है। एज ए वीक बेस इट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ मेनी मेटल्स। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसी तरीके से FeCl3, तो ये भाई यहाँ पर FeCl3 है और ये एज ए एसिड काम कर रहा है, और यहाँ पर ये एज ए बेस काम कर रहा है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो साल्ट बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH4Cl का प्रोडक्शंस होगा। मतलब यहाँ एसिड और बेस का रिएक्शन है, ये भी क्या एज ए एसिड और बेस का रिएक्शन है, तो जाहिर सी बात है साल्ट बनेगा। तो ये साल्ट क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और FeOH का सॉल्यूशन बनेगा, है ना। लेकिन ये Fe2O3XH2O के फॉर्म में बन रहा है ना, और ये ब्रॉन PPT होता है, ब्रॉन PPT। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अमोनिया जो होता है एज ए लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम, तो हम अभी देख चुके हैं कि अमोनिया जो होता है वो लुईस बेस की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर ये किसी को डोनेट कर सकता है, तो लुईस बेस की तरह ये काम करता है। लुईस एसिड उसे बोलते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एक और बहुत इसकी अमोनिया की बहुत शानदार प्रॉपर्टीज़ है, इसका यूज किया जाता है बहुत सारे मेटल को डिटेक्ट करने में, क्योंकि अमोनिया जो होता है बहुत सारे मेटल से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, और वो कॉम्प्लेक्स का कुछ खास कलर होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और इस बार इस सेक्शन से जेईई मेन में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जैसे Cu2+ है और ये अमोनिया सा रिएक्शन करेगा, तो अब अमोनिया एज ए लीगेंड काम करेगा और ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 4 2+,
है ना। और इसके हाइब्रिडाइजेशन सब चीज़ हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में डिस्कस हुआ था कि ये कैसा सिस्टम हो जाता है। तो अब Ag प्लस और Cl माइनस जो होता है, AgCl वाइट पीपीटी बनाता है ना। अब AgCl को जब अमोनिया से ट्रीट कराया जाता है तो ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। यही एग्जाम में क्वेश्चंस आया था इस बार जेईई मेन में 2022 में। AgNH3 2 और Cl बनाता है, मतलब कि ये कैसा बनाता है, ये इस तरीके के AgNH3 2 और प्लस एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो AgCl का कलर आया वाइट पीपीटी, इसको चेक करना है तो इसमें अमोनिया एक्वस अमोनिया ऐड किया गया, तो ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया तो वाइट टर्बिडिटी खत्म हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है क्योंकि ये डिजॉल्व होता है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अमोनिया को डिटेक्ट करने में, किसको, कॉपर को और Ag प्लस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमोनिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इस रिएक्शन को आप 3-4 बार जरूर से देखें। अब हम लोग बात करते हैं अमोनिया के यूज़ की। तो अमोनिया का यूज कहाँ किया जाता है, तो बहुत सारे फर्टिलाइजर के प्रोडक्शंस में अमोनिया का यूज किया जाता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, इन सारे का प्रोडक्शन किससे किया जाता है, अमोनिया के थ्रू किया जाता है। बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में भी अमोनिया का यूज किया जाता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। और लिक्विड अमोनिया भी एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है, मतलब एज ए डीप फ्रीजर यूज करते हैं अमोनिया को हम लोग, लिक्विड अमोनिया को। बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज में हम लोग जानते हैं कि अमोनिया गैस, लिक्विड अमोनिया गैस का यूज होता है कूलिंग सिस्टम के लिए। तो ये सारी बातें अमोनिया के बारे में थी। तो वाई डज NH3 एक्ट एज ए लुईस बेस, आप लोग जवाब जरूर दीजिए, तो क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। अब आगे हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी क्या स्टेबल है ना, उसका कलर कैसा है, कैसे वो प्रिपरेशंस किया जाता है। तो सबसे पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O। अब N2O का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। जाहिर सी बात है कि -2 और ये 2 है तो +1 होगा। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट डिस्कस किए हैं, तो ये अमोनिया के साथ जब नाइट्रेट हो तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो गया और इसका +5 हो गया, और इसका एवरेज चेक करेंगे तो ये +1 आएगा क्योंकि +2 आएगा इसका एवरेज, और 2 में नाइट्रोजन में डिवाइडेड है तो इसका आ जाएगा +1, तो N2O का प्रोडक्शंस हो जाएगा। अब देखिए जो रिएक्शन हम लोग हीटिंग में पढ़े, हाइड्रोलाइसिस में पढ़े, उसका बार बार एक ही तरीके का रिएक्शन का रिपीटेशंस हो रहा है। तो अगर आप याद करते चलेंगे, रिएक्शन के पैटर्न को पकड़ के चलेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि N2O जो होता है वो कलरलेस गैस होता है और न्यूट्रल इन नेचर होता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। तो नाइट्रोजन जो मोनोऑक्साइड है, अब उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, अभी हम लोग पढ़े थे कि N2 जनरली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, नॉर्मल बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है तो NO बनता है। तो NO जो होता है वो NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +2, और इसका प्रोडक्शन भी किससे होता है, तो सोडियम नाइट्राइट और फिर जो आयरन का जो सल्फेट है उसको रिएक्शन कराते हैं किससे, H2SO4 के साथ, तो हमें NO गैस मिलता है, NO गैस मिलता है। और ये भी एक कलर लेस गैस है और ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। अब हम बात करें डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की। तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +3 होता है। ये सारा नाइट्रोजन का बहुत पांचों इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, यहाँ पर 3 है और नेक्स्ट स्लाइड में 2 है। इसको थोड़ा आप 3-4-5 बार याद करें, रखें याद। अब NO को N2O4 से ट्रीट कराया जाता है 250 केल्विन टेम्परेचर पे, तो N2O3 बनता है। ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है
और ये एसिडिक इन नेचर होता है। जाहिर सी बात है कि आपको बता चुके हैं जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसमें एसिडिक कैरेक्टर आने लगता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब +1 और +2 वाला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो न्यूट्रल नेचर का होता है और +3 वाला एसिडिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड, तो N2O, NO, CO ये सब क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड में आते हैं। अब यहाँ पर N2O3 जो होता है वो ब्लू सॉलिड और एसिडिक हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4। तो हम लोग पहले भी इसका हीटिंग इफेक्ट देख चुके हैं कि लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो NO2 बनता है और लेड का ऑक्साइड बनता है और O2 बनता है। और लेड का ऑक्साइड भी हालांकि ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तुरंत ये Pb में कन्वर्ट हो जाता है और फिर O2 रिलीज करता है। और ये NO2 जो होता है वो ब्रॉन गैस होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और N2O4 ये इसका डाइमर है, N2O4, मतलब कि NO2 ही डाइमराइज होता है N2O4 के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि NO2 के पास फ्री फॉर्म में एक, अगर आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और वो डाइमर बनाता है। तो अगर इसको हम लोग NO2 को क्या करते हैं, NO2 को कूल करते हैं तो N2O4 बनता है, और जब N2O4 को हीट करते हैं तो NO2 बनता है और ये इक्विलिब्रियम में होता है। और जो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। और ये क्या हो गया, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो ये डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है नाइट्रोजन का वो +5 के फॉर्म में होता है। और जब HNO3 है ना, HNO3, तो ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और P4O10, यहाँ पर P4O10 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है। तो यहाँ पर HPO3 बनता है और N2O5 का प्रोडक्शंस होता है। और इसका जो नेचर होता है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का, ये भी कलरलेस होता है और एसिडिक होता है। मतलब कि ये भी कलरलेस हो जाता है और क्या हो जाता है, एसिडिक। तो ध्यान रखिएगा कि NO2 ब्लू कलर का, ब्राउन कलर का होता है, और आपका ब्लू कलर का कौन होता है, N2O3। अब सारे के स्ट्रक्चर पे गौर करें, है ना। ये सबका लुईस स्ट्रक्चर है और सारे का बॉन्ड पैरामीटर है, आप इसे एक बार जरूर देख लें, NCERT में भी ये टेबल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ NO2 देखिए क्यों N2O4 में कन्वर्ट होता है, तो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। तो ये दो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से डाइमराइज हो जाते हैं और ये बॉन्ड बन जाता है और N2O4 का फॉर्मेशन होता है कूलिंग में। और जब हीट करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वापस कन्वर्ट किस में हो जाता है, NO2 में। और ये डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये अभी क्वेश्चंस का हम लोग जवाब दे चुके हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि NO2 जो कंटेन odd number of valence electron, it behave as a typical odd molecules on dimerization it converted to stable N2O4 with even number of electron। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और भी कंपाउंड का नाइट्रोजन को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग N2 के बारे में डिस्कस कर चुके, अमोनिया के बारे में डिस्कस कर चुके, साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर चुके कि +1, +2, +3, +4 और +5 का ऑक्साइड्स जो होता है उसके बारे में। अब हम लोग कुछ एसिड की बात करते हैं नाइट्रोजन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है हाइपोनाइट्रस एसिड है, ये HNO होता है। और HNO जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तुरंत ये डाइमराइज हो जाता है और H2N2O2 के फॉर्म में मिलता है हमको। और ये नाइट्रस एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पर +1 है। और हमें पता है कि HNO या HNO2 डिस्प्रपोनेट होके HNO3 बनाता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस बात को। अब HNO3 के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और इस बार एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आया है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है, कॉन्क नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन नाइट्रिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का।
तो सबसे पहले जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल में ऑस्टवार्ड प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है? तो ऑस्टवार्ड प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अमोनिया से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन कराया जाता है। किसका? अमोनिया का। अभी पर यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई? तो यहाँ पर ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया NO। मतलब ऑक्सीडेशन कराया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और कैटालिस्ट में PHRH गॉस कैटालिस्ट यूज किया जाता है 500 केल्विन और 9 बार पे, और H2O निकलता है। और फिर फर्दर NO मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को इसको बोला जाता है, नाइट्रोजन के इस ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को O2 से ट्रीट करा के NO2 बनाया जाता है। और फर्दर NO2 को वाटर से रिएक्शन कराया जाता है ना, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, है ना, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को जब वाटर से ट्रीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर वाटर से ट्रीट कराया जाता है तो फिर HNO3 का प्रोडक्शन होता है। और इस तरीके से और NO भी बनता है, और NO फिर रिसाइकल, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर रिसाइकल कर लिया जाता है, और इस तरीके से HNO3 मिलता है। उसको कंसनट्रेटेड किया जाता है डिस्टिलेशन के थ्रू अप टू 80% बाई मास। तो ऑसवर्ड प्रोसेस का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गया वो ध्यान रखिएगा। तो NH3 को सबसे पहले ऑक्सीडेशन किया जाता है तो NO बनता है। फिर NO को जो है O2 से मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को O2 से ट्रीट करा के क्या बनाया जाता है? तो NO2 बनाया जाता है। और फिर NO2 को जो होता है और H2O से ट्रीट करा के HNO3 और NO बनाया जाता है। बोर्ड में ये रिएक्शंस पूछा जाता है ऑसवार्ड प्रोसेस क्या है और इसमें कौन कौन रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसे याद रखिएगा कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाता है, NO2 बनता है, और NO2 को एक तरीके से हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो HNO3 का प्रोडक्शन होता है वाटर से ट्रीटमेंट के बाद। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि लैब में कैसे प्रोडक्शन कराया जाता है नाइट्रिक एसिड का। तो लैब में जो नाइट्रिक एसिड बनता है, तो अब लैब में जो नाइट्रिक एसिड बनता है उसमें अगर हम लोग गौर करें तो लैब में क्या किया जाता है कि सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब इंडियन साल्टपीटर या चिल्ली साल्टपीटर को H2SO4 के साथ हीट कराया जाता है। तो यहाँ पर HNO3 का प्रोडक्शंस होता है। यहाँ पर क्या होता है? HNO3 का प्रोडक्शंस होता है। अब हम लोग ये समझने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो HNO3 है वो कैसे एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये बेहतर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि जो HNO3 है वो मेटल को तो ऑक्सीडाइज करता ही है, कई सारे नॉन मेटल्स को भी ये ऑक्सीडेशन करता है। तो अब एक हम टेबल बना रहे हैं, कॉन्सनट्रेटेड अगर HNO3 है, कंसनट्रेटेड अगर HNO3 है तो ऑलवेज जो है NO2 तो निकलेगा, और NO2 का कलर कैसा होता है भाई? तो ब्राउन कलर का होता है, इसे याद रखिएगा, है ना। तो NO2 का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, और यही तो डाइमराइज करके N2O4 बनाता है। तो कॉन्क HNO3 अब किसका क्या रिएक्शन होगा? तो अगर जेडिन है तो ये जेडिन का ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेगा? जेडिन आपका और NO3 मतलब जिंक नाइट्रेट, है ना। अगर यहाँ पर मतलब कि जेडिन को कॉन्क HNO3 से ट्रीट कराएंगे तो जिंक का नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस निकलेगा। अगर हम लोग कॉपर का रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर का नाइट्रेट बनेगा। हालांकि कॉपर का नाइट्रेट उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो अगर मान लिया जाए कि कार्बन हम लोग किससे
चारकोल से रिएक्शन कराएं, कार्बन चारकोल अगर है ना, तो अगर कार्बन का चारकोल से रिएक्शन होता है तो उसका भी मतलब कार्बन का भी ऑक्सीडेशन करता है, CO2 और H2O बनेगा और क्या बनेगा, NO2 गैस बनेगा। अगर हम लोग कार्बन डायमंड के फॉर्म में लें तो इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये तो अब उस और भी नॉन मेटल है, जैसे कि अब बोरॉन के साथ रिएक्शन करेगा तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन करके इसका ऑक्सी एसिड बना देता है H3BO3 बोरिक एसिड। और अगर फास्फोरस के साथ रिएक्शंस करेगा तो ये फास्फोरिक एसिड बना देगा H3PO4। सोचिए कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3। और भी अगर हम बात करें कि और किससे रिएक्शंस करेगा, मतलब कि P4 के साथ कंसनट्रेटेड HNO3 लेंगे तो क्या बना देगा, फास्फोरिक एसिड। इसको कई बार ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी बोला जाता है। अब उसके साथ अगर जैसे S8 सल्फर से रिएक्शन करेगा तो सल्फर का भी ऑक्सीडेशन करके सल्फर का ऑक्सी एसिड बना देगा, H2SO4 बना देगा। अगर जो कॉन्क HNO3 है वो किससे रिएक्शन करे, टीन से करे। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं, अगर ये टीन से रिएक्शन करे तो ये उसका मेटास्टैनिक एसिड बना देगा, H2SNO3। ये सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 का, सब याद रखना पड़ेगा आपको। और I2 से अगर रिएक्शंस करा ले गए तो HiO3 बना लेता है। अगर हम लोग बात करें कि H2S मतलब H2S से रिएक्शन करेगा तो इसको अब यहाँ पर सल्फर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है भाई, तो यहाँ पर सल्फर जो होता है माइनस में है तो यहाँ पर -2 से इसको S में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपका SO2 है ना, SO2 है तो कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करेगा तो सल्फेट बना लेगा, मतलब यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से सल्फर को +6 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब HNO3 एक ज़बरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडेशन करता है। उसके बाद अगर तो ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कॉन्क HNO3 का। एक और भी समस्या आती है कि कब क्या बनेगा, तो ये हम दूसरे स्लाइड में एक डिस्कस करते हैं एक टेबल के माध्यम से, आपको इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर सबसे पहले टाइप ऑफ मेटल्स, अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर निगेटिव SRP वाले मेटल हैं, है ना, निगेटिव SRP वाले मेटल्स हैं, और फिर हम लोग एक पॉजिटिव SRP ले लेते हैं, पॉजिटिव SRP वाले मेटल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं नॉन मेटल, उसके बाद मेटोलॉइड्स और एसेंटीन। कब क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्क HNO3 है ना, अगर कॉन्क HNO3 है तो निगेटिव SRP रहे पॉजिटिव SRP रहे, ऑलवेज क्या बनेगा, मेटल का नाइट्रेट बनेगा, मेटल का नाइट्रेट बनेगा। और कौन सा गैस बनेगा, NO2 गैस बनेगा ब्राउन कलर का। और अगर पॉजिटिव SRP वाले मेटल्स हैं, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका है, मतलब कि जिसका रिडक्शन करने का टेंडेंसी है, वो उसको भी ऑक्सीडेशन कर देता है। सोचिए उसका खुद का रिडक्शन करने का टेंडेंसी है जनरली उस मेटल का, फिर भी उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसमें भी वो मेटल नाइट्रेट ही बनेगा, है ना, और आपका NO2 रिलीज होगा। इसमें पॉजिटिव में एक और जोड़ लीजिए PB, है ना, कि पॉजिटिव SRP वाले मेटल हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस PB, तो वो कॉन्क HNO3 से ये रिएक्शन करके बनेगा। और अगर नॉन मेटल है, मोटोलॉइड है, SN है, तो इक एसिड बनेगा, है ना। अभी देखे थे स्लाइड में कि देखिए सल्फर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाया, मतलब ये सारा क्या है, इक एसिड है, ये सब क्या है, इक एसिड वाले हैं ग्रुप।
तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि नॉन मेटल अगर हो तो आपका इक एसिड बनेगा। उसके बाद अगर हम लोग डाइल्यूटेड HNO3 लें, अगर डाइल्यूटेड HNO3 ले तो अगर निगेटिव SRP वाले मेटल है तो क्या बनता है, तो इसमें मेटल का जो होता है नाइट्रेट तो बनेगा ही, है ना, मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा ही साथ, लेकिन जो NO2 के गैस के जगह अब क्या बनेगा, N2O बनेगा। क्या बनेगा, N2O बनेगा। और पॉजिटिव SRP वाले मेटल हो, मतलब पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल हो या PB हो, तो ये जो है डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शंस करके मेटल नाइट्रेट तो बनाएंगे ही, है ना, मेटल नाइट्रेट तो बनाएंगे, लेकिन गैस के रूप में अब NO निकलेगा। गैस के रूप में क्या निकलेगा, NO निकलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। और डाइल्यूट HNO3 होता है नॉन मेटल मेटालॉइड और एसेंस से जनरली रिएक्शन नहीं करता है ना। अगर बहुत ज़्यादा, ये तो एक कॉन्क HNO3 है तो वो सारे में NO2 गैस निकलेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन डाइल्यूट HNO3 के केस में जो निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आप लोग पढ़े होंगे तो इतना तो आइडिया होगा कि निगेटिव SRP का मतलब क्या होता है ना। तो अब निगेटिव SRP वाले मेटल क्या देते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, N2O गैस, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जो पॉजिटिव SRP प्लस PB जो होता है वो NO गैस डाइल्यूट HNO3 के साथ देता है। अगर हम और बात करें कि और ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, मतलब वेरी डाइल्यूट HNO3 ले लें, अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो जो निगेटिव SRP वाले मेटल हैं वो मेटल तो नाइट्रेट बनाएंगे ही, मेटल का नाइट्रेट तो बनना ही है, लेकिन और इसके जगह पे क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा या NH3 बनाएगा। ये याद रखिएगा, ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो रिएक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ और भी आगे रिएक्शंस है उसको देखेंगे। तो अब जो है यहाँ पर देखिए कॉपर है, कॉपर जो है डाइल्यूट HNO3 के साथ कैसा, ये तो देखिए सारे में आपको दिख रहा होगा मेटल का नाइट्रेट बना है, अब उसके डाइल्यूट है तो NO बन रहा है यहाँ पर। और कॉपर जो होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो वो पॉजिटिव SRP वाले आपके होते हैं। अब जो जिंक है ना, जिंक में क्या बन रहा है, तो ये N2O बन रहा है डाइल्यूट में, लेकिन कंसनट्रेटेड में ऑलवेज क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है। तो इस टेबल के हिसाब से आप याद रखिएगा कि HNO3 का कौन कौन सा रिएक्शंस पॉसिबल है। तो आज हम लोग ये नाइट्रोजन से रिलेटेड जितनी बातें थी वो डिस्कस की। एक और अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि I2 है तो कौन के HNO3 क्या लेंगे, यहाँ पर सारे को ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह HNO3 काम करके सबको ऑक्सीडेशन, जैसे सल्फर है तो उसका ऑक्सी एसिड बन जाएगा, फास्फोरस है तो उसका ऑक्सी एसिड बन जाएगा, और सारा में NO2 गैस रिलीज होगा और इन सारे में कॉन्क HNO3 यूज़ होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है रिएक्शंस कुछ नाइट्रोजन्स का देखें, नाइट्रिक एसिड का। और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में। ब्राउन रिंग टेस्ट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, तो ये टेस्ट फॉर नाइट्रेट है। अब इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट आयन मतलब NO3- आयन को टेस्ट किया जाता है। अब कैसे, तो कोई भी NO3- वाले सब्सटेंस को लिया जाता है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जो कि नाइट्रेट आयन कंटेन कर रहा है उसको लिया जाता है, और डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मतलब कि FeSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया जाता है, और H2SO4 लिया जाता है जिससे H+ आता है। अब इसको रिएक्शन कराया जाता है तो आयरन जो होता है वो रिड्यूस कर देता है किसको, नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में, मतलब आयरन यहाँ पर रिड्यूस करता है किसको, NO3- को NO में, मतलब यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो नाइट्रेट है उसका क्या हो जाता है, उसका रिडक्शंस हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर आयरन का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम किया है Fe। और यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है
ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, अब देखिए आयरन है यहाँ पर जो आयरन है Fe2+ जो बहुत डाइल्यूटेड लेते हैं तो ये वाटर से सराउंडेड हो जाता है, और इस तरीके से जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है वो एज ए लीगेंड इससे रिएक्शन करके ये ब्राउन रंग का कॉम्प्लेक्स बना लेता है Fe2O5NO2+। कई बार हम ये एग्जाम में डिस्कस किए हैं, है ना। तो इसको इस फॉर्म में भी कई बार लिखा जाता है, 2+ की जगह SO4 रहेगा, है ना, ताकि 2+ को ये न्यूट्रलाइज करे। तो ये ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कुछ इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से ब्राउन कलर का एक रिंग टाइप बनता है, और ये इस कंपाउंड के कारण बनता है, इसीलिए इसे ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। और ये नाइट्रेट आयन को टेस्ट किया जाता है इससे। तो ब्राउन रिंग कहाँ बनता है? फाउंड एट द इंटरफ्रेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड H2SO4 लेयर, मतलब नीचे सॉल्यूशन का लेयर है, H2SO4 के बीच के लेयर के बीच ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। अब हम लोग जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ पर है। तो नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट को बनाने में, जो एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, और कई सारे एक्सप्लोसिव को बनाने में भी यूज किया जाता है HNO3 का। फिर नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोलिन और कई सारे ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें थी, नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फास्फोरस और उससे रिलेटेड कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।